तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। और आज बात होने वाली है, हमारे देश ने अचीव कर लिए न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। आप सुन रहे होंगे एक बात की क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है और स्टेज 2 कंप्लीट हो गया है, स्टेज 3 में जाने वाले हैं। क्या है ये सारे स्टेजेस, इसके ऊपर बात होगी। और कहाँ से चालू हुई थी ये कहानी, किसका सपना था कि एक इंसान आए थे कैम्ब्रिज से देश के अंदर कुछ दिनों के लिए, मगर वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी तो जा नहीं सके थे वापस। और इंडिया में उन्होंने चीज़ इस्टेब्लिश कर दी जिसने आज तक इंडिया को हमेशा किसी के सामने झुकने नहीं दिया। आज देखा जाए कि एक देश ने, जिसको दुनिया ने आइसोलेट कर दिया था ताकि ये न्यूक्लियर पावर को इस ढंग से अचीव ना कर सके, उस देश ने आइसोलेशन में भी अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लिया था कि आज हम सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली है, कहानी चालू होने वाली है। डॉक्टर साहब की बातें तो आप जानते ही हैं। चालू करते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक में बात होगी तो चालू करेंगे कि पहले इंसान जो था, आदिमानव था, वो पत्थर से आग रगड़ के चिंगारी निकाल के आग जलाता था। लेकिन आज कहानी तब से शुरू होगी जब हम से एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो वहां से बात चालू होगी, जाएगी अंकित साहब तक जो आपको थोड़ा केमिस्ट्री की रिएक्शन समझाएंगे। फिर मैं तो बीच बीच में बकवास करते ही रहता हूं। और अगर आप लोग बेंगलोर में हैं तो समझ सकते हैं कि 19 अप्रैल को इसी महीने, ये संडे जो आने वाला है, मेरा शो होने वाला है इल्यूजन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टिकट का लिंक दे दिया है। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मगर अभी मेरा टाइम आ गया डॉक्टर साहब को भुकवाने का। डॉक्टर साहब म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन गाइस। एज यूजुअल मुझे जाना पड़ेगा, क्लॉक को डायल बैक करना पड़ेगा, मगर सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि जो हमारे कलपक्कम में जो हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन है, वहां पर हमारे एक आप टर्म सुन रहे होंगे, क्या है वो? मैं तो PFBR कुत्ते की भौंक सुन रहा हूं देर से, जो माइक में कभी सुनाई नहीं देती, कंफ्यूज हो जाती है ऑडियंस। डोंट डू दैट, डोंट कंफ्यूज पीपल। यस हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम कंफ्यूजिंग चीजों के बात। एवरी टाइनी जोक इज एवरी जोक इज अ टाइनी रिवॉल्यूशन है ना भाई, मैं जोक मार रहा था। हाँ, होपफुली ये रेवोल्यूशन सच हो जाए, ये इल्यूजन ना रहे। मगर अगर आप इल्यूजन में बिलीव करते हैं तो आप देखने अप्रैल को बैंगलोर में आ रहा है हमारा शो इल्यूजन। टिकट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो कैरिंग ऑन विद द वीडियो, है ना? तो क्या हुआ था यार कि कांग्रेचुलेशंस टू द टीम। तो हमने खबर ये आ रही है कि जो हमारा PFBR रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। और हमें आप टर्म सुन रहे होंगे कि अब स्टेज 2 आ गया है, अब हम स्टेज 3 की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। क्या है स्टेजेस, प्लान क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्लान क्या है और प्लान आया कहां से था। तो एक इंसान की बात हमने हाल ही में रील में की थी जिसका नाम है होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा साहब। यस, ऑब्वियसली डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो हैं काफी वरिष्ठ फैमिली से आते थे। ही केम फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली, इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे, पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। मगर इनका हमेशा थोड़ा सा इंक्लिनेशन साइंस की तरफ रहा था। तो इसलिए इनके पेरेंट्स ने सोचा कि भाई हमारे पास सारे मीन्स हैं, हमारे पास रास्ते हैं, क्यों ना हमारे बेटे को अपने सपना मतलब पूरा करने का एक मौका देते हैं। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में इंसान सब कुछ बनने से पहले सबसे पहले या तो इंजीनियर या डॉक्टर बनता है। तो ऐसा ही कुछ प्लान उनके पेरेंट्स का भी था। उन्हें कैम्ब्रिज भेजा गया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। बहुत हाईली शार्प माइंडेड इंसान थे वो। बहुत। मगर अब प्यार भी ऐसी चीज रहती है कि यार एक बार आप पढ़ गए तो फिर बचना मुश्किल रहता है, निकलना मुश्किल होता है। उन्हें प्यार हो गया फिजिक्स से। और देखिए टाइम भी देखिए, ये 1930s की बात थी और उसी समय जब न्यूक्लियर फिजिक्स एकदम अपनी क्या कहते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च चल रही थी, उसी समय ये इंसान कैम्ब्रिज में मौजूद थे। कई सारे दिग्गज साइंटिस्ट जैसे कि पॉल डिराक, नील्स बोर के साथ इनकी इंटरैक्शंस रही और इवेंचुअली वो फिजिक्स की तरफ जाने लगे। उन्होंने कॉस्मिक रेस पर काम किया था और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज डिस्कवर की थी जहां पर उन्होंने पॉजिट्रॉन इंटरैक्शंस को देखकर उन्होंने एक बाबा स्कैटरिंग के ऊपर काम किया था। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए ट्रम्प हो गए थे। I just got lost a little bit. I did not know what was going on. I thought I was I will destroy the entire civilization, brother. Turns out the civilization's gonna destroy me the moment I'm not the president of the United States, but I don't care. Yes. I don't care. Yes. I'm not worried. तो because he is not worried, हम भी worried नहीं है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि उनका इंटरेक्शन काफी अच्छे साइंटिस्ट के साथ हो रहा था, वो फिजिक्स पर काम कर रहे थे, धीरे धीरे नॉलेज भी गेन कर रहे थे, एक्सपर्टीज भी गेन कर रहे थे, काफी अच्छे से वो प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन जैसा कि ज्यादातर इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स के साथ होता है, घर से बुलावा आ जाता है कि भाई बेटा आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, जरा आओ,
थोड़ा यहाँ वहाँ खाना वाना बातचीत खाते की हैं, है। भूल ना जाओ हमें, हाँ तो आ गए। मगर दुर्भाग्यवश ये हुआ कि उसी समय कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो रखा है, जब इनिशियली वॉर शुरू हुआ था एयर स्पेस बंद हो गए थे, वैसे ही यूरोप में घुसना उस समय हो गया था लगभग नामुमकिन, बिल्कुल। साथ ही साथ रिस्क बहुत बढ़ गई बहुत थी। बड़ी थी। तो अनफॉर्चुनेटली भाभा वापस नहीं जा पाए अपना काम पूरा करने के लिए, अपना स्टडी पूरा करने के लिए। मगर आप ये देखिए कि अक्सर ऐसे सिचुएशन में लोग पूरी कोशिश करते हैं कैसे भी यहाँ से निकले, वापस उधर चले जाएं जहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे, ताकि वहाँ हमारा भला हो, वहाँ के लोगों का भला हो। मगर फिजिक्स भाभा जिस वे में बताई जा रही थी, फिजिक्स में जिसमें डेवलपमेंट हो रहा था, शायद भाभा साहब को लगता था कि इंडिया में शायद उस वे में काम नहीं हो रहा है। यस, फिर वहां पर इंडिया में रह के भाभा साहब को जो इंडियंस लोग मिले, सीवी रमन साहब मिले, वैसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो उनका वो निकला कि यार यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। मगर ऐसे प्लान के लिए चाहिए किसी विजनरी की हेल्प, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प। उससे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए अभी हम जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब जा रहे थे कहानी में आगे कि हम पहुंच रहे थे न्यूक्लियर फिजन के लिए, फिर उसकी बात करें। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा जब वर्ल्ड वॉर के वक्त भी, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एटॉमिक बॉम्ब गिरा, ठीक है, तब ये साबित हो गया कि हम न्यूक्लियर पावर से बहुत ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं। आप सोच के देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने इस दुनिया को समझाया था, जिनकी वजह से टेक्निकल टर्म्स में हमें समझ में आया कि एनर्जी और मास एक ही है और शायद इसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा निकाली तो एटॉमिक बॉम्ब बन गया। आइंस्टाइन खुद कभी यकीन नहीं करते थे कि एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है। एक ऐसे इंसान जिसने ये इस चीज़ का फाउंडेशन रखी थी, उसको लगता था कभी बन ही नहीं पाएगा। जो गलती हाइजेनबर्ग ने भी की थी, हाइजेनबर्ग साहब को लगता था कि भैया U-238 से अगर आपको एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी निकालनी है तो आपको हजारों किलोग्राम लगेगा। मगर उसके बीच में निकल के आते हैं ओपनहाइमर, जिन्होंने साबित कर दिया कि भैया अगर हमें U-235 मिल गया, हमें अच्छे एलिमेंट मिल गए, तो हम बहुत कम मास में भी 65 किलोग्राम मास यूरेनियम 235 इस्तेमाल हुआ था लिटिल बॉय में। तो लिटिल बॉय आई गेस उस बम का नाम था। तो उसमें इस्तेमाल होता, इतनी बड़ी एनर्जी निकाल दी गई थी। तो ये समझ में आ गया था कि फिजिक्स से डिस्ट्रक्शन तो दुनिया कर रही है, लेकिन फिजिक्स से कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, जिसका विजन लेके आए थे बाबा साहब। यस, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इनिशियली, जैसे कि हमने कई सारी अपने दूसरे वीडियोस में भी बात की कि इनिशियली जब हम न्यूक्लियर फिजन हमने अचीव कर लिया था, ज्यादातर साइंटिस्ट इसी डायरेक्शन में देख रहे थे कि यार इससे फिर शायद हम एक ऐसा फ्यूचर अचीव कर सकते हैं जहां अनलिमिटेड एनर्जी हो। क्योंकि बात ये ना कि इंडिया पहले इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता, मेजरली कोल पे। कोल लिमिटेड था, और प्लस अगर देखा जाएगा पोल्यूशन वॉल्यूशन को हटा भी दें, तब भी कोल से आप पूरे देश को रोशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोल का ऑप्शन लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं था देश के लिए। दूसरा था तेल मंगा रहे बाहर से, उस समय भी हरमुज बंद हो जाता तो नहीं आता। एग्जांपल लीजिए। और उस समय तो खैर मेरे ख्याल से 1940s के आसपास अरब वर्ल्ड में ऑयल डिस्कवर भी नहीं हुआ था, और हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। 1947 जैसा कि आप सब जानते ही। देखिए पूरा का पूरा अनस्टेबल कंट्री चल रही थी उस बीच में। अब ये देखिए कितना जरूरी होता है सही विजन का सही इंसान से मिलना। यस, भाभा साहब को पता चल गया कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े दिग्गज दिमाग बैठे हुए हैं। जैसे राजा रमन्ना साहब जो थे, उसके बाद जिन्होंने टेक ओवर किया, तो हम कहानी में आएंगे उसके अंदर, वो थे। सीवी रमन साहब थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के सबसे बहुत बड़े विजनरी, सबसे पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने फाउंडेशन रख दी थी। उन्होंने यकीन किया कि नहीं, हमारे देश को अगर हमें आगे ले जा रहा है, इंटरनेट पे तो बहुत बकवास चलती है उनके बारे में, उसको हटाइए, लेकिन आप समझिए उस नेता ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक विजन रखा, एक विजनरी इंसान की बात को माना, और उसके बाद आते हैं टाटा साहब। उसके बाद कहानी जो हम बताएं। सो JRD टाटा, जो कि रतन टाटा के पहले टाटा ग्रुप के जो ये थे लीडर थे या CEO थे, जो भी आप कहने, उनसे उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि यार देखो यहाँ पर टैलेंट है, इन लोगों को अगर सही दिशा दी जाए, सही काइंड ऑफ सपोर्ट अगर मिल जाए, तो हमारा देश भी साइंटिफिकली लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो करेगा बहुत। तो JRD टाटा ने कहा यार चलो ठीक है, तो मुझे एक रिलायबल इंसान लगते हो। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उनकी खुद की फैमिली, डॉक्टर भाभा की फैमिली भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थी, तो काफी क्लोज थी। क्लोज निट बहुत छोटी कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटी, और क्लोज निट कम्युनिटी। बिल्कुल। JRD टाटा साहब के साथ मिलकर उन्होंने रखा फाउंडेशन ऑफ द TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च,
है ना। तो यहाँ पर ये एक बेस बन गया था इंडिया की न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडीज के लिए। धीरे धीरे फिर जाकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में। देख रहे हैं आप कि एक देश जो कितने सालों से ब्रिटिशर से साथ जूझ कर, जिसकी कितनी अलग प्रॉब्लम्स थी, वहां पर भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी वाइज थी और विजनरी थी कि एक आजादी के 1 साल बाद बिना बहुत ज्यादा सपोर्ट के, बिना रिसोर्सेज के, हमने कम से कम एक इंस्टीट्यूट रखा, एक कमीशन को रेडी किया ताकि इवेंचुअली फ्यूचर में जाके हम प्रोग्रेस कर सके। और यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी सारी जो बातें हो रही थी अब तक, वो अभी तक सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही थी। हम बम की तरफ जा ही नहीं रहे थे, बिल्कुल जाने का मूड भी नहीं था। और पहले लीडरशिप बोले थी जरूरत नहीं है यार एटॉमिक बम की। हमारा था कि हमें देश को रोशन करना, देश के हर जगह एनर्जी पहुंचानी है। तो हमें कोल वो सही सोर्स नहीं रहेगा, हमें सही में अगर न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी है, उसको अगर हम सही दिशा में ले जाए तो पूरे देश के चप्पे चप्पे में एनर्जी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई थी। और अगर आपको इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन से कोई आपके दिमाग में बेल्स नहीं बज रही हैं, तो आज इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन BARC है, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो अब ये कहानी तो हो गई, हमने बात कर ली किस तरह के विजनरी थे वो, क्या थे और क्या नहीं थे। मगर इंडिया के काफी यूनिक चैलेंजेस थे। क्या था कि हम वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं थे। हम नए नए खिलाड़ी आए थे इस वर्ल्ड के, इस जियोपॉलिटिक्स के स्टेज में। मगर हम एक बहुत बड़े खिलाड़ी छोड़, देखा नहीं जाता था। यस, कुछ है ही नहीं था इसमें ना। अभी ब्रिटिशर छोड़ के गए, लूट के टेक्निकल टर्म्स में गए हैं। अब कैसे डेवलप करेगा, तो उसमें इतने सीरियस नहीं था वर्ल्ड हमारे को लेके। और साथ ही साथ कई सारे फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट भी थे कि दुनिया ये जानती थी कि जरूर इस देश में पोटेंशियल तो है। और भाभा साहब और साथ ही साथ पूरी दुनिया क्या देख रही थी कि धीरे धीरे जब अमेरिकन एटॉमिक कमीशन बना, उन्होंने बॉम्ब बनाए, तो वो फिर जैसा कि हमने आर्टेमिस 2 में बात की थी कि अब वो डिक्टेट कर रहे थे कि किस तरह इस टेक्नोलॉजी को हैंडल किया जाएगा। तो भाभा साहब ये देख रहे थे कि यार हो सकता है कि जैसे दूसरे कंट्रीज पर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जहां पर एटॉमिक वेपन्स या फिर एटॉमिक चीजों पर रिसर्च ना किया, उसे कंट्रोल किया जाए, तो इंडिया का क्या होगा। हम तो वैसे ही काफी नए नए उतरे हैं, वैसे ही हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है नहीं, हम करेंगे क्या। तो डॉक्टर भाभा ने फिर थोड़ा सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि यूरेनियम कहाँ से आएगा। जितने भी आप उस समय भी जब हमने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था और फिर इवेंचुअली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे थे अमेरिका में, रशिया में, तो वहां पर ये यूरेनियम इस्तेमाल हो रहा था। यूरेनियम इंडिया के पास बहुत कम क्वांटिटी, इतना इनफ नहीं है कि हम एक सिस्टम बना पाए जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया को भरी मात्रा में मिले, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो पाए। शायद से 1 या 2 रिएक्टर्स बन जाएंगे, मगर उसके बाद क्या। चैलेंज नंबर 1। साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा, जियोपॉलिटिकली काफी वीक उस समय का जियोपॉलिटिक्स था भी इस कदर से कि शायद हमें कोई सपोर्ट करेगा नहीं। मगर हमें क्या करना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है। अगर यूरेनियम नहीं है तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि हम किसी और पे डिपेंड करें, क्योंकि फिर अमेरिका आ जाएगा, शायद रशिया आ जाए या फिर दूसरी पावर्स आ जाए और हमें दबा दें। मगर उन्होंने कहा फिर एडवांटेज क्या है हमारे पास। एडवांटेज ये है कि हमारा जो पूरी जो हमारी कोस्टल जो लाइन है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में है, जो हमारा वेस्ट, ईस्ट और साउथ है, लाइंड है एक और एक रेयर एलिमेंट से जिसका नाम है थोरियम। अब थोरियम नेचुरली यूरेनियम की तरह एक फिसाइल मटेरियल नहीं है, मगर उससे हम फिसाइल बना सकते हैं। बहुत आगे की सोच है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में कई देशों ने ट्राई किया है और फेल हुए हैं एक थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाने में। मगर ये इंसान 1950s में सोच रहा है कि अगर हम किसी तरह ये फिगर आउट कर लें तो हम पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। थोरियम को अगर आपको इस्तेमाल करना है न्यूक्लियर एनर्जी निकालते हुए, उससे पहले स्टेजेस आती है। हाँ, इस समझिएगा, थोरियम ऐसा नहीं कि थोरियम से हम तोड़ के उसके एटम्स को तोड़ के एनर्जी निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, और बल्कि एक बहुत खूबसूरत चेन बना सकते हैं जो कि सेल्फ सस्टेनिंग में चले जाएगी। मगर वहां तक लाने के लिए आपको एक सटीक मात्रा में क्या क्या एलिमेंट लगेंगे, वो तो अभी अंकित साहब आएंगे आपको अच्छे से बताएंगे। वो लास्ट स्टेज है। हमारे पास थोरियम बहुत पड़ा है, उससे पहले के स्टेजेस को क्रॉस करना है हमें, तो तभी ये 3 स्टेज प्लान पे आया था। तब आई थी फिर ये 3 स्टेज प्लान। तो उन्होंने क्या कहा, पहला स्टेज में क्या होगा दोस्त, सबसे सिंपल सी बात है यार, यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद निकलता है हमारे पास यूरेनियम स्टेज 2। हाँ, 2 निकल के आया प्लूटोनियम। यस, तो स्टेज 2 में हमने ये डिसाइड किया कि यार अब हम इन्हीं रिएक्टर्स का यूज करके हम एक PFBR का इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर बनाएंगे, जिससे हम और प्लूटोनियम बनाएंगे। थोड़ा समझा देता हूं मैं, हल्का सा बेसिक समझाता हूं। टेक्निकल्स तो खैर आ ही रहा है, तो बस यही है कि यूरेनियम और को, फिर मैं थोड़ा सा
कि यूरेनियम को अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको एक अलग टाइप का मॉडरेटर लगता है, Yes. हार्ड वाटर मतलब हैवी वाटर कहते हैं उसको लगता है, ताकि न्यूट्रॉन थोड़ा स्लो हो जाए, तभी वो रिएक्ट करेगा, यूरेनियम तभी टूटेगा। और हम सबको पता है यूरेनियम टूटता है, एनर्जी निकलती है, मास लॉस होता है, सिंपल सी बात है। Yes. प्लूटोनियम में आपको न्यूट्रॉन को स्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वह PFB में एफ का मतलब फास्ट जो आ रहा है, फास्ट। न्यूट्रॉन को तुम फास्ट रख सकते हो, ये बात है, इसलिए उसका नाम बताया था बस। हाँ, और इससे जो एक्स्ट्रा प्लूटोनियम हम बनाएंगे वो आगे जाकर थोरियम रिएक्टर्स में यूज होगा, जिससे थोरियम को हम तोड़कर यूरेनियम 233 बना सकते हैं। बिल्कुल। ये ध्यान रखिएगा, स्टेज 2 में ऐसी बात हो रही है कि प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे और एंड में भी प्लूटोनियम निकल के आएगा। बात क्या होगी टेक्निकली वो तो हम अभी बताएंगे बाद में, लेकिन ये स्टेज 2 कितना खूबसूरत है कि आप लगा रहे हो फ्यूल प्लूटोनियम और एनर्जी निकालने के बाद भी मिल भी रहा है प्लूटोनियम। Yes. ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। मगर तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अब 3 स्टेज प्लान है, सब है, काम करना शुरू करते हैं। मगर देखिए भाभा साहब काफी हद तक सही भी थे। हाँ। जैसा कि उन्हें जिन जिन चीजों का डर था वो चीजें हुई। भाभा साहब, ऐसा कहा जाता है, कंट्रोवर्शियल है ये चीज, हमारा नेक्स्ट मिथ बस्टर वीडियो इसी पर होगा, कि अमेरिका को जब पता लगा कि ये एक इतना बड़ा एक स्टॉलवर्ट इंडिया में मौजूद है जो कि काफी अच्छे प्लान्स ला रहा है और अगर सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बन सकती है दुनिया के लिए और खास करके अमेरिका के लिए, पूरे पावर स्ट्रगल को शिफ्ट कर सकती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में उन्हें टारगेट किया गया, तो इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है कंट्रोवर्शियल प्लेन क्रैश में 1966 में, मगर उनका प्लान अभी भी चल रहा था। इसके बीच में एक बहुत खूबसूरत बात ये कि भाभा साहब को था कि इंडिया को हमें सेल्फ सस्टेन बनाना है, यस, अपने आप इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ बनाना, कि हमें तुम्हारी जरूरत ना पड़े। ये वो पहले रख चुके थे, उनको बम बनाने कोई एंगल ही नहीं था, कोई कर ही नहीं थे। लेकिन हमने जैसे रील में बात कही थी, 1964 में हमारे पास चाइना जो हमारा पड़ोसी है वो न्यूक्लियर बम बना चुका था। अब भाभा साहब समझ चुके थे कि अगर हमें भी अभी बात सर्वाइवल की आ गई है, सर्वाइव करना है तो हमें न्यूक्लियर बम बनाना है, इसलिए उन्होंने ऐलान किया था। अभी तो हम 18 महीने में, हाँ, 18 महीने में इंडिया एक न्यूक्लियर बम बना सकता है और 18 महीने खत्म होते होते भाभा साहब की ही डेथ हो जाती है। और उस समय जो शास्त्री जी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वो भी सपोर्ट में थे भाभा साहब के, भाभा साहब खुद थे। ठीक है, वो वीडियो हम लेके आएंगे, कंट्रोवर्शियल वीडियो है काइंड ऑफ मिथबस्टर में, लेकिन आप समझिए शास्त्री जी की भी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है ताशकंद में। उसके एग्जैक्टली 13 दिन बाद फ्लाइट क्रैश करती है पहाड़ों के बीच में, जिससे मलबा नहीं मिल पाया सही से इन्वेस्टिगेशन का। कुछ तो खचड़ी थी, वो तो हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। बस एक काइंड ऑफ कर्ण की एक वो दोहा क्या बोलेंगे इसका, शायरी बोल सकते हैं कि कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पे बाण तो है। इंडिया नहीं रुका, बिल्कुल भी नहीं रुका। और इवेंचुअली इंडिया ने अपना खुद का रिएक्टर बनाया कनाडा के साथ कोलैबोरेट करके, और फिर साथ ही साथ एटॉमिक बॉम्ब पर भी काम चल रहा था। और फिर 1974 में जब फाइनली इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया, तब लगते हैं इंडिया पे धड़ाधड़ न्यूक्लियर पावर तब नहीं बना था ना, बॉम्ब टेस्ट कर लिया था, न्यूक्लियर पोखरान 1 में बॉम्ब तो टेस्ट कर लिया था, बम आ गया था। टेक्निकल टर्म्स में जो हम न्यूक्लियर पावर बने 1998 में बने ना, कि हाँ अब हम मिसाइल मार के पहुंचा देंगे तुम्हारे तक, ये है। पहले बम आ गया, तो बम तो आई है। और यहाँ पर सब लोग एकदम से रियलाइज करते हैं कि यार एक गलती जो हम चाइना के साथ कर चुके हैं हम दोहरा नहीं सकते। तो इंडिया पर लगे कड़े सैंक्शंस, यूरेनियम इंपोर्ट्स पे सैंक्शन लगे, जो टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे थे फ्रांस से, कनाडा से, सब लोगों ने कोलैबोरेट करने से मना कर दिया। कह रहे हम बनाएंगे नहीं रिएक्टर तुम्हारे लिए, कुछ नहीं करेंगे, सारी कंट्री ने बोले हम कुछ कर नहीं रहे तुम्हारे लिए, यस, अब बनाओ अपने आप। और आप सोचिए ये 1974 की बात है, वहां से लेकर अब जाकर हम स्टेज 2 फाइनली अचीव कर पाए हैं। इतनी मुश्किल है ना। तो क्या है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, किस तरह टेक्निकल चीजें काम हो रही है, क्यों ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, ये मैं ना समझाऊं और अगर थोड़े बेहतर एक्सपर्ट समझाए वही बेहतर है। तो अंकित का स्वागत करते हैं। अंकित साहब आओ यार। तो भैया आ चुके हैं अंकित साहब, और मैं मजाक नहीं कर रहा, अंकित साहब की कमी दुनिया में कोई महसूस नहीं कर सकता। अंकित साहब एक ही चेहरा पोज लेके चलते हैं, अगर वो कभी गायब भी हो जाएंगे तो उनके चेहरे को हम हर जगह दिखा सकते हैं, हम हर जगह घूमने जाएंगे अंकित साहब, आप हमको हमारे साथ दिख जाएंगे, है कि नहीं अंकित साहब? हाँ। अभी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं मौसा। तो भैया आप थोड़े टेक्निकल रिएक्शंस में जाएंगे अंकित साहब वर्ड टू वर्ड, सीन बाय सीन समझाइए यार। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो 3 स्टेजेस है। पहली बात तो तीनों स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेज जो है उसमें आपका हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है ना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, वो हमने बना रखा है पहले से, ठीक है। उसमें रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, उसमें यूरेनियम 235 जो है हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं।
तो पहली बात, जितने भी रिएक्शन अभी जितने भी स्टेजेस है, सब में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और मॉडरेटर याद रखना पड़ेगा, तभी आप रिलेट कर पाओगे एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स को। और U235 वाला जो स्टेज है वो बहुत इजी है, मतलब टेक्निकली इजी है, दुनिया भर में चल रहा है हर जगह है, हाँ, वो चल रहा है ना। हाँ। तो यूरेनियम 235 पे हम जब न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें 3 न्यूट्रॉन निकलता है, साथ में बैरियम रिलीज होता है और क्रिप्टन रिलीज होता है। वो न्यूट्रॉन को हम एज ए मॉडरेटर यूज करके उसको स्लो करते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रॉन स्लो हो नहीं पाता। कुछ न्यूट्रॉन जो होता है उसमें यूरेनियम 238 पे जाके स्ट्राइक कर जाता है। यूरेनियम 238 पे जब जाके वो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। लोग सोचेंगे U238 कहाँ से आया, भैया ब्रह्मांड में U238 बहुत है, 230 बहुत है। आइसोटोप्स 235 के फॉर्म में कम है। पाया जाता हाँ, है ना, हाँ, तो 99% शायद वही रहता है, हाँ। यूरेनियम 238 ही रहता है। हाँ। एक आध % उसमें मिल जाएगा तुमको यूरेनियम 235, नहीं तो बाकी इनरिच करो, कंसंट्रेट करो। एनरिच करने में वॉर हो जाती है। हाँ, इनरिच करने में, हाँ। चला ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला प्लूटोनियम। अब स्टेज 2 है, जहाँ पे जो लोगों को कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या स्टेज 2 के रिएक्टर बनने के बाद हमें स्टेज 1 के रिएक्टर नहीं चाहिए होंगे? तो आपको बिल्कुल चाहिए, क्योंकि स्टेज 2 में जो आप रिएक्टेंट यूज करोगे, फ्यूल इस्तेमाल कर फ्यूल यूज करोगे, वो जनरली लिखा जाता है मॉक्स करके, MOX लिखा हुआ रहेगा, वो होता है मल्टी ऑक्सीडाइज, है ना। उसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम के ऑक्साइड यूज होते हैं, ठीक है। तो जो स्टेज 1 से आपका प्रोडक्ट मिला प्लूटोनियम, उसको हम बहुत दिनों से स्टोर करके रख रहे थे, ठीक है। वो कूल हो रहा था, उसको ज़्यादा ही गर्म रहता है, रेडियो एक्टिव रहता है, वो थोड़ा टाइम लगता है उसको कूल होने में। अब उसे हम स्टेज 2 के रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज करेंगे। तो क्या हमें स्टेज 1 के रिएक्टर नहीं चाहिए? आपको चाहिए होंगे, उसको नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। भले ही वो लेस इफिशिएंट है, लेकिन आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मिलेगा प्लूटोनियम, फिर से आप कराओगे फ्यूजन रिएक्शन। प्लूटोनियम यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन जैसे ही उस पर स्ट्राइक करता है। इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा ये बता देता हूँ, आप हल्का सा ये ध्यान रखिएगा। हमारे पहले रिएक्टर में हमारे पास मॉडरेटर हैवी वाटर था, क्योंकि न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ता था। आप समझ लीजिए मोटा मोटा ये है कि यार हर ना जो न्यूक्लियस है वो अलग वे में बिहेव करते हैं। यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन लगेगा, रिएक्ट करेगा बिल्कुल, लेकिन सटीक स्पीड पे लगना चाहिए, स्लो स्पीड पे लगना चाहिए। और लेकिन प्लूटोनियम में हमें फास्ट न्यूट्रॉन भी जो यूजुअली निकलते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन उसको हिट करके तोड़ सकते हैं, इसलिए वहाँ पे PF में F मतलब फास्ट है, जो मैं पहले बताया था, है ना। इसमें मॉडरेटर का यूज नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कि प्लूटोनियम पे जब न्यूट्रॉन हिट करता है तो वो बनता है आपका मेरे ख्याल से स्ट्रोंशियम और जेनन में, और साथ में आपका न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होगा। बिल्कुल। इसमें जो हम आउटर लेयर बनाते हैं, या समझो जो ब्लैंकेट लगाते हैं उस रिएक्शन के ऊपर, वो रहता है आपका यूरेनियम 238, जो अभी मैंने मॉक्स बोला था, यूरेनियम के ऑक्साइड्स। तो उसमें न्यूट्रॉन जब उसे ऑक्साइड पे हिट करते हैं, यूरेनियम पे हिट करता है, फिर से बीटा इमिशंस वहाँ पे होते हैं, और वो फिर से यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाता है आपका प्लूटोनियम 239 में। इसीलिए बोला जा रहा है अभी क्रिटिकलिटी वाली बात पे कि हम जो प्लूटोनियम 239 एज ए रिएक्टेंट यूज किए, हमें एज ए प्रोडक्ट भी क्या मिला? प्लूटोनियम 230। बिल्कुल, क्या मान लो कि बाइक में हमने डाला पेट्रोल, एग्जॉस्ट निकल के आया पेट्रोल। ठीक है, हम बनाएंगे बाइक को साइकिल में। और क्रिटिकलिटी का मतलब हुआ कि जितना पेट्रोल हमने डाला उतना ही पेट्रोल बाहर आ गया, या उससे ज्यादा आ गया। अच्छा, लोग ये ना समझते कि भाई अरे वाह ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ गया, मतलब मैं बीच में ला रहा हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये, जैसे हम जानते ही हैं कि कोई भी इंजन कभी भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू किसके इंजन के साथ, एक आइडियल इंजन है कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि हम 100% एफिशिएंसी का मतलब हम कभी अचीव नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं टूट रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास एक एलिमेंट था फ्यूल, प्लूटोनियम, आखिर में निकल के आ रहा है प्लूटोनियम, लेकिन जल रहा कौन सा है? U238। अभी भी एक एटम मर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिएक्टर बनाया, उसको रख दिया, अब ब्रह्मांड तक वो एनर्जी देते रहेगा, नहीं। 238 खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, बस हमें एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है प्लूटोनियम 239। ये बात है। अब इसमें क्या होता है, जैसे फास्ट ब्रीडर, पहली बात तो फास्ट क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन को हमें स्लो नहीं करना पड़ता, तो हमें मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है स्टेज 2 में। हमने जैसे स्टेज 1 में हैवी वाटर हम लोग यूज करते हैं, तो 2 काम करता है वो आपका। पहली बात तो मॉडरेटर का भी काम कर जाता है, दूसरी बात कूलेंट का भी वही काम करता है वाटर के कारण। इसमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको न्यूट्रॉन को स्लो नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या कूलेंट की जरूरत पड़ती है? तो हाँ पड़ती है, लिक्विड सोडियम एज ए कूलेंट हम इसमें यूज करेंगे। ब्रीडर इसलिए इसमें बोलते हैं क्योंकि हम इसमें फ्यूल बना भी रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए इसे बोला जा रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट का मतलब समझा दिया, ब्रीडर मतलब हम फ्यूल डाल रहे हैं, साथ में जितना फ्यूल हमने डाला
चूंकि क्रिटिकलिटी अचीव हो गई है इसमें, इसलिए उतना ही फ्यूल हमें वापस मिल रहा है, इसीलिए इसे ब्रीडर बोला जा रहा और है। यही breeder बड़ी reactor। अचीवमेंट है, हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। ये जो वर्ड आप सुन रहे थे ये था मतलब, हम जो डाल रहे हैं फ्यूल, हम निकाल पा रहे हैं प्रोडक्ट में फ्यूल, और इसलिए क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया कि जितना डाला उससे टेक्निकली थोड़ा ज्यादा मिल जा रहा है फ्यूल वापस। ये बड़ी अचीवमेंट थी, ये बड़ी अचीवमेंट। अब है कि स्टेज 2 और स्टेज 3 में पहली बात आप सोचो कि इतना आसान होता नहीं है। स्टेज 1 से स्टेज 2 आने में हमें 50 साल लग गए। हाँ। अब स्टेज 2 से ऐसा नहीं कि स्टेज 3 तो बस 2047 तक हो जाएगा, नहीं इसमें भी शायद 50 साल के आसपास या जो भी लगेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोटोटाइप हमें डिजाइन करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा रिएक्टर अभी वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं है जिसमें थोरियम यूज होता हो। ठीक है, तो स्टेज 2 और स्टेज 3 में डिफरेंस क्या रहेगा? अभी हम प्लूटोनियम 239 ले रहे हैं, इसके ऊपर ब्लैंकेट या लेयर जो लगा रहे हैं वो यूरेनियम 238 का लगा रहे हैं। क्या हमारे पास यूरेनियम 238 के रिजर्व है? नहीं है, हमें बाहर से लेना पड़ेगा। हमारे पास रिजर्व किस चीज के है? थोरियम के, है ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व थोरियम का हमारे पास है, 25% के अप्रॉक्स इंडिया में ही पाया जाता है। तो हम करेंगे क्या कि बाहर का जो यूरेनियम 238 का जो लेयर है उसको चेंज करेंगे स्टेज 3 में, और वहां पे लगाएंगे हम थोरियम 232 का लेयर। थोरियम की सबसे खूबसूरत बात क्या है अंकित साहब, आप बता ही देंगे कि थोरियम की खूबसूरत बात ये है, उस पर न्यूट्रॉन हिट करता है, वो U233 में निकल के आता है। U233 एक फ्यूल होता है, ठीक है। U233 टूटेगा, एनर्जी निकालेगा, थोरियम बनेगा। हमारे पास थोरियम बहुत है, उसमें न्यूट्रॉन मारेंगे वो U233 बन जाएगा, फिर U233 आ जाएगा एज अ फ्यूल, फिर टूटेगा, ऐसे साइकिल उसमें भी चलते रहेगी अनंत काल तक। थोरियम जो होता है उसमें थोरियम 232, हाँ, आप न्यूट्रॉन हीट कराओगे वो बनेगा थोरियम 233। उसके बाद 2 बीटा इमिशन होगा जिसके कारण वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में। और यहाँ पे बात ये है कि यूरेनियम 233 फ्यूल है जो थोरियम नहीं था, फिजाइल मटेरियल है ना। थोरियम फिजाइल नहीं है, थोरियम में फिजन नहीं करा पाओगे आप, है ना। लेकिन यूरेनियम 233 में हम फिजन करा सकते हैं। फिजाइल करने का मतलब एक बार आप चेन रिएक्शन स्टार्ट करो तो वो खुद अगली बार 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, वो फिर से हीट करेगा जाके थोरियम पे, थोरियम फिर से कन्वर्ट होगा आपका यूरेनियम 233 में, जो कि फिजन स्टार्ट कर देगा। तो स्टेज 3 पे पहुंचने में टाइम है अभी। क्यों ये पहला रिएक्टर होगा? क्योंकि थोरियम के रिजर्व आपके यहाँ है, जिसके यहाँ थोरियम रिजर्व है ही नहीं, वो क्यों ही बनाएगा ऐसा रिएक्टर जिसमें थोरियम लगता हो। तो हम वर्ल्ड में शायद फर्स्ट रहेंगे स्टेज 3 के मामले में। स्टेज 2 में हम इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड है, क्योंकि रसिया ने पहले बनाया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, लेकिन उसके पास थोरियम के रिजर्व नहीं है। तो उसका जो स्टेज 3 है उसमें वो प्लूटोनियम और यूरेनियम ही यूज करता है, साइकिल की तरह, है ना, कि यूरेनियम जो उधर से यूज हुआ यहाँ पे डालेंगे। लेकिन इंडिया में जो स्टेज 3 होगा वो वर्ल्ड का फर्स्ट रिएक्टर होगा जिसमें हम थोरियम यूज करेंगे, ठीक है, तब जाके होगा ये सारी चीज। सेकेंड चीज इसमें जो अब आते हैं कुछ टर्म्स है जो नहीं समझ में आया बहुत लोगों को। पहली बात है क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है ना, कि हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली, क्या अचीव कर लिया ये तो समझ में आया पहले, है ना। तो इसमें एक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, होता है ब्रीडिंग रेशियो। ब्रीडिंग रेशियो होता क्या है, आप समझो कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो होता है कि कितना फिजाइल मटेरियल हमें मिला डिवाइडेड बाय कितना फिजाइल मटेरियल हमने रिएक्टर में डाला। अगर ये 1 से लेस होता है तो हम उसको क्या बर्नर बोलते हैं, है ना, कि हमने कुछ फ्यूल बर्न कर दिया उसमें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंसान है वो शो लगाता है अपना, और उसमें लोग कम आते हैं तो लॉस होता है, और उसके बाद फिर वो दूसरा शो लगाने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी लगा देता है, बर्न करता है वो, ताकि लोग इल्यूजन देखने आ जाए। बैंगलोर में 19 तारीख को शो हो रहा है, प्लीज आना, पूरी टीम आ रही है। यस, हाँ सब जा रहे हैं ना हम लोग वहाँ पे, बेओम भी आपको दिखेगा कितना बर्न हो रहा है, पैसा समझ रहे हो। हाँ अब वो डायलॉग नहीं, वो जोक शो के लिए, वो शो के लिए अभी नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। तो क्रिटिकलिटी में होता क्या, ब्रीडिंग रेशियो अगर 1 हो जाए, मतलब जितना हमने फिजाइल मटेरियल डाला उतना ही फिजाइल मटेरियल अगर हमें मिल जाए तो हम बोलते हैं कि हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली, जितना फ्यूल हमने डाला था उतना ही मिल गया। स्टेज 2 के केस में हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली क्योंकि ब्रीडिंग रेशियो है 1.05। आप अगर सपोज ऐसे करो कि 1 मोल अगर आप डालते हो उसमें यूरेनियम 238 तो आपको वापस कन्वर्ट होके मिल जाएगा प्लूटोनियम 239। सॉरी, इनपुट जो हमने रिएक्टर में यूज किया था प्लूटोनियम 239, उस हिसाब से रेशियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो 1.05 इसमें, इसलिए हम बोल रहे हैं क्रिटिकलिटी हमने अचीव कर ली। ये था स्टेज 2 का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टेज 3 अगर हम बनाएंगे रिएक्टर तो क्या स्टेज 2 नहीं बनाएंगे, तब भी आपको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये एज अ ब्रिज काम कर रहा है। स्टेज 1 का प्रोडक्ट जो है वो आप यूज करोगे स्टेज 2 में, स्टेज 2 का जो प्रोडक्ट होगा
वो आपको यूज करना पड़ेगा स्टेज 3 के लिए। तो आपको तीनों रिएक्टर उस समय भी रखने पड़ेंगे। जैसे मैं एक और चीज समझाता हूँ, हाँ। स्टेज 1 में हमने बनाया था इंस्टाग्राम का पेज अच्छा, ताकि हम वायरल हो जाएं। स्टेज 2 में बनाया था यूट्यूब का पेज, जाके हम थोड़ी बात करें। स्टेज 3 में बनाएंगे मूवीज, हाँ। थिएटर के एक्टर को लोग टीचर समझने लगे। ये स्टेज 3 में जाने के लिए ये 2 स्टेज थे। इसमें और भी चीज है। स्टेज 2 में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम हैवी वाटर मॉडरेटर यूज नहीं करते, हाँ। क्योंकि आपको न्यूट्रॉन को स्लो करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। लेकिन कूलेंट का तो यूज करना पड़ेगा आपको हीट डिसिपेशन के लिए। तो स्टेज 2 में लिक्विड सोडियम जो होता है वो हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं। सोडियम ही क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जगह लिक्विड लेड यूज करते हैं, हाँ। है ना। तो सोडियम की पहली बार डेंसिटी कम होती है, तो आप इजीली उसमें क्या कर सकते हो, भर सकते हो। सेकेंड थिंग होता है इसमें कि सोडियम के केस में कि मेटल है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हीट इजीली डिसिपेट करेगा। लीड में क्या है, नॉट दैट मच, मतलब उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का लीड। जो मैं लीड इसने बोला, मैं लगा कि बोल रहा कि इस वीडियो से बहुत सारी लीड मिल जाएगी शो में जो लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, है ना, कर लो प्रमोशन, है ना, और करो थिएटर। और करो थिएटर। फिर देखो हमारा जो वीडियो होती है वो पूरी रफ होती है। कई लोगों को पसंद नहीं आती यार ये हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं। भाई मैं रफ डिस्कशन में मजा आता है। हंसी मजाक नहीं करोगे ना तो फिर वही होगा कि साइंस भी हिस्ट्री की तरह लगने हाँ, लगेगी। फिर सो चलाएंगे ग्रीन स्क्रीन पे, यहाँ पे वो प्रॉम्प्टर है ऐसे पढ़ के बोलते हैं। ऐसा कौन रटेगा रिएक्शन यार, हटाओ। समझ में कितने लोगों का कंप्लेन आता है सर फिजिक्स तो फिर भी समझ में आ जाता है, केमिस्ट्री तो समझ में ही नहीं आया कभी, क्या होता है एक्सेप्शन इतने सारे इसमें, है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिक्विड सोडियम यूज करते हैं। अब इसमें रिस्क होता है ना। लोगों ने कैलकुलेट किया मतलब इस चीज़ को, फिर भी नॉर्मल लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम तो यार हवा में जाएगा आग पकड़ लेगा, पानी में जाएगा आग पकड़ लेगा, तो लेड ही यूज करते हैं, सोडियम क्यों यूज कर रहे हैं? खाने में जाएगा तो नमक सॉरी यस खाने में तो वो क्लोरीन के साथ नहीं, तो सोडियम एज ए पॉइजनस होता है ना। तो हुआ क्या उसमें कि सोडियम से क्या क्या खतरे हैं, यही ना कि लीकेज होगा तो आग पकड़ेगा, ये सब। लेड का क्या सीन है ना कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो तुमने सैंड पेपर देखा है क्या? सैंड पेपर ऐसे घिसते हैं उससे, है ना? तो लेड को जब हम पास करते हैं ना भरने के लिए, तो पहली बात वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे हैवी वाटर भी होता है, वाटर 800 डिग्री पे वेपराइज हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि वो लिक्विड फॉर्म में बना रहे। इसीलिए उसे बोला जाता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। सोडियम के केस में हमें हाई प्रेशर नहीं देना पड़ता। तो जब रिस्क था दोनों में क्या क्या था, एक था या तो बहुत हाई प्रेशर आप रखो, सोडियम के केस में लो प्रेशर में भी काम चल जाएगा। तो आपको जब मेंटेनेंस करना होगा उस रिएक्टर का, तो आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। उस चेंज में क्या होता है, कई कई ब्लास्ट हो जाते हैं। हाई प्रेशर में क्या होगा ना, कई कई पंप ब्लास्ट कर जाता है, जिसके कारण खतरा बढ़ जाता है। लिक्विड सोडियम के केस में वो पंप ब्लास्टिंग वाला सीन है नहीं, क्योंकि हाई प्रेशर देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजों के कारण हम लोग सोडियम यूज किए। आग लगेगा देख लेंगे, पंप नहीं फटना चाहिए हमारा। पंप फटेगा फिर और क्या क्या फटेगा वहां पे पता नहीं वो, है ना। मैं जोक नहीं बोल रहा अभी, लेकिन मैं जोक नहीं कर रहा। पंप फटेगा क्या पता अगल बगल वाले जो भी रिएक्टर है उसको डैमेज कर दे, ये कहना चाह रहा मैं, और कुछ। आग लगे बस्ती में, आप अपनी मस्ती में, और कुछ बताना नहीं। हो गया डॉक्टर साहब, आओ यार थोड़ी हिस्ट्री पे बात करें। आप समझ में आ गया बिल्कुल यार। अंकित साहब, स्लो इंटरव्यू विद अंकित। डॉक्टर साहब इज बैक ब्रदर, यस। सो कितनी मुश्किलातों में पहुंचे यार। हम सोच के देखो, एक देश जिसको दुनिया ने पूरा काट दिया था और उस चीज के लिए तैयार करके गए थे हमारे देश के विजनरी प्रधानमंत्री ले लो, या फिर हमारे देख लो जो होमी भाभा थे, वो सोच लिया था कि ऐसा ही होने वाला है। ये नया नहीं है जो ईरान के साथ हो रहा है, ये दुनिया में ये इतिहास दोहराया जा रहा है। हमारे साथ भी यही किया गया था। और ये प्रॉपर वो किताब का नाम वैसे जॉर्ज डगलस की किताब है, कन्वर्सेशन विद द क्रो, जिसमें एक बात कही गई थी CIA के एजेंट्स की। वो तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। डॉक्टर साहब आप बताओ यार। यस, तो अब आप समझ गए हो कि भाई हमारा स्टेज 1 क्या था, स्टेज 2 क्या था, स्टेज 3 क्या था। मगर चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए, जब 1974 में हम पर सैंक्शंस लगे थे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि राजस्थान में जो हमारा पहला, जिसको रैप्स कहते हैं, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि 1970s में रेडी हो गया था, कनाडा के एग्जिट के बाद हम पूरी तरह सेल्फ रिलायंट थे। हमें अब इंडिजिनस रिएक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और ये रिएक्टर्स में पूरी रिसर्च, इसका पूरा मेंटेनेंस, इसका पूरा प्रोडक्शन, सब कुछ इंडिया को खुद देखना पड़ा था। तो इसमें दिक्कतें क्या आई? हमारे सारे रिएक्टर्स काफ़ी समय बाद बने, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व रहती है, कई सारे फेलियर्स भी रहे थे।
एफिशिएंट नहीं थे हमारे रिएक्टर्स, कमीशन होने में टाइम लग गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा था। 2005 के बाद वो सब सही हो गया जब प्रधान आई गेस मनमोहन सिंह जी थे Yes. ना, उन्होंने फिर वापस इंडिया सारे सैंक्शन हट गए थे, बाद में अच्छी से डील हो गई थी। 2005 के बाद थोड़ा प्रोसेस हम बहुत फास्ट में आ गए, ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत मुश्किलात चली जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो इसलिए ये इतना बड़ा एक गैप पड़ा है। जो स्टेज 1 हम अचीव कर चुके थे इतने सालों पहले, स्टेज 2 तक आने में बहुत टाइम लगा है। मगर अगर हमें ये स्टेज 3 प्लान को पूरी तरह सक्सेसफुल रखना है तो हमारे ये तीनों स्टेजेस टाइमली होने चाहिए। यहाँ पर डिलेज कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसा कि अंकित ने आपको समझाया, देख रहे हैं अंकित साहब पैसा दे रहे हैं बिल का। जल्दी जल्दी बोलने का इशारा आ गया है तो जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो जैसा कि अंकित ने आपको समझाया कि स्टेज 2 में हम और प्लूटोनियम बना रहे हैं। एक हमारा PFBR रिएक्टर है जो प्लूटोनियम बना रहा है। अगर हमने ये इस फ्यूल को यूज नहीं किया तो एक फ्यूल बॉटलनेक होने लगेगा। अब आपके पास प्लूटोनियम अक्यूमुलेट हो रहा है जिसका आप कोई यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से पहले डिजास्टर अवॉइड करने के लिए रिएक्टर को आइडल करना पड़ेगा वापस। और रिएक्टर को आइडल करने के बाद और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था डिस्कस करते हुए कि कैसे रिएक्टर्स काम करते हैं। चेर्नोबिल के ऊपर था वो वीडियो, जरूर देखिएगा। एडिटर साहब लगा दीजिएगा हमने। यस, तो ये हो सकता है। इसके पहले एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि दुनिया में अब तक एक सक्सेसफुल थोरियम रिएक्टर आया ही नहीं है। तो ये थोरियम रिएक्टर का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। इसके प्रोटोटाइप्स को एफिशिएंसी अचीव करनी पड़ेगी, रिलायबल होने चाहिए ये। तो थोरियम अच्छा नहीं है, ये सॉरी थोरियम अच्छा फ्यूल नहीं है। क्यों? टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि वो इतना फिजाइल नहीं है। इसके लिए वो उसको फिजाइल किया जा रहा है, U-233 में बनाया जा रहा है। तो इजी प्रोसेस नहीं है वो रिएक्टर का, जैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा डेंजर आता है थोरियम रिएक्टर्स के साथ कि जब भी ये थोरियम रिएक्टर से हम U-33 बनाएंगे, साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट निकलता है U-232 जो कि बहुत हैवी गामा रेडिएशंस करता है। और इन गामा रेडिएशंस के साथ रिस्क और बढ़ती है। तो इन रिएक्टर्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए दुनिया ने कभी भी एक थोरियम रिएक्टर से बेहतर ये समझा कि एक यूरेनियम रिएक्टर बनाते हैं, रिलेटिवली सेफ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। तो टाइमली चीजें होनी है, बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है जो दुनिया में अब तक की नहीं गई है, इनफैक्ट ट्राई तक नहीं की गई है। तो काफी बड़ी रिस्क ले रहा है हमारा देश ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो पाए। बिल्कुल, मगर इसमें एडवांटेज जरूर है। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि क्या एक्चुअली जर्मनी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। तो जर्मनी ने एक्चुअली अपना एक लास्ट उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो 2022 में कर दिया है बंद। अच्छा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ जब भी मैं न्यूक्लियर की बात करता हूँ सबके दिमाग में सबसे पहले चेर्नोबिल आता है। और कुछ लोग जो थोड़ी और नॉलेज रखते हैं उन्हें फुकुशिमा याद आता होगा। ये दो डिजास्टर्स ने ये बताया है कि यार न्यूक्लियर पावर अगर हाथ से निकल जाए तो बहुत डेंजरस होती है। जरा से भी चूचा हुई इधर उधर हुआ, और ये बहुत लंबा प्रोसेस रहता है कि क्या है कि जैसे कि अगर एक रिएक्टर बंद हो जाता है जिसका फ्यूल इवेंचुअली खत्म हो जाता है, बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, ये न्यूक्लियर वेस्ट को कूल डाउन किया जाता है। कूल डाउन के बारे में भी हमने चेर्नोबिल वीडियो में बात कर रखी है। तो ये कूल डाउन प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। कूल डाउन ये नहीं कि कोई चीज बहुत गर्म हो गई है, पानी डालो ठंडी हो जाएगी। आपको ये जो एक न्यूक्लियरी एक्टिव मटेरियल है, इसको आपको धीरे धीरे कूल डाउन करना पड़ेगा, सेफ बनाना पड़ेगा ताकि ये आजू बाजू ज्यादा डैमेज ना करे, है ना। तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डाउट है। मगर जर्मनी ने जब अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद करना शुरू किए तो उनकी इंडस्ट्रीज मरने लग गई, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जितनी पावर आपको दे सकते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल, रिलायबिलिटी सेफ्टी में है लेकिन एफिशिएंसी में नहीं। वो बिल्कुल इतनी एनर्जी निकाल सकते हैं, इतनी एनर्जी निकाल सकते हैं, देश के दुनिया रोशन की जा सकती है अगर सही से कंट्रोलिंग में ले आया जाए और सही से कंट्रोल किया जा सके। और वो लोग अब रिलाय कर रहे हैं चाइना पर सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल्स के लिए। तो जहां जर्मनी अपनी गाड़ियां चाइना में बेचता था, वहां चाइनीज गाड़ियां आजकल जर्मनी में आ रही है। न्यूक्लियर पावर फ्यूचर है। न्यूक्लियर पावर में रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मगर लोगों का जब तक डर नहीं जाएगा, जब तक एक सिस्टम पर भरोसा नहीं बनेगा, तब तक ये प्लान हमेशा बहुत रिस्की, बहुत क्रिटिकल रहेगा। साथ ही साथ एक बहुत ऑब्वियस चीज तो ये, इतने बड़े आप रिएक्शंस कर रहे हो, इतने बड़े रिएक्टर्स बना रहे हो, प्रोटोटाइप्स बना रहे हो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत। तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें सपोर्ट करने कौन है। मगर अगर हमने थोरियम एक अच्छा रिएक्टर बना दिया
तो हो सकता है हम ये टेक्नोलॉजी बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि 25% थोरियम दुनिया का इंडिया में पाया जाता है। तो थोरियम के साथ साथ हम ये टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? हम कहते हैं तू क्या है भाई? खैर सही है यार। खैर लेकिन ज्यादा डरना नहीं चाहिए, जैसे डरना नहीं चाहिए। वो है और ना, साथ ही साथ सॉरी हाँ, बोलो। जैसे वो है ना कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर हल्का सा भी हुआ तो नॉर्मल पीपल बहुत डरते हैं कि यार कहीं फट ना जाए ना जाए। भैया आप प्लेन में अगर बैठते हैं लोग, जो सोच के देखो, एक टीन का डब्बा काइंड ऑफ हवा में उड़ रहा है और सही डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है, फटती तो वहां भी होगी ना, लेकिन भैया साइंस है यार उसके पीछे, पूरी की पूरी डायनामिक्स है। और इनफैक्ट जो हमारी यंग ऑडियंस है, आपके लिए ये एक मौका है। कई सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि यार मैंने ये रिसर्च किया है, मुझे इस चीजों में सवाल है। आप अभी भी स्कूल में हो, ये सब चीजों पर काम हो रहा है, आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप हमारी ही टेक्नोलॉजी को और बेहतर और बढ़िया कर सकते हो। तो फ्यूचर इज ब्राइट, फ्यूचर इज ऑल्सो रिस्की, सो वी विश ऑल द बेस्ट जो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। चंद्रयान जिस तरह सक्सेसफुल रहा था, मंगलयान जिस तरह सक्सेसफुल रहा था, हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान भी सक्सेसफुल होगा, यही हम दुआ करते हैं। बिल्कुल और इसी के साथ इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने रश्मि रथी पढ़ी थी और मेरे शो में भी वही बातें होती है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा सरकार है, इसमें कर्ण कहता है कि धन्य हमारा सुयश, आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। और हम उस जगह पहुंच सकते हैं जब दुनिया हमें देखेगी कि यार कुछ तो बना सकते हैं हम धरती के लिए, दुनिया हम पे हमारे तरफ निगाह रखे कि यार क्या करना चाहिए। और वो हमें कैपेबिलिटी है। मुझे अपनी थ्योरीज मत भेजिए यार। कई लोग बोलते हैं सुफियान भाई हम आइंस्टाइन को गलत प्रूव कर सकते हैं। मुझे नहीं करना भाई, मैं रील बनाता हूँ, मुझे कहानियां बनानी है, मैं मूवीज बनानी है। मेरे को रिसर्च मेरा हो गया, सपना पूरा, वीडियो बन रही है, मैं शो बनाता हूँ। इल्यूजन देखने आइएगा 19 अप्रैल को। खत्म करते हैं, लाइट बंद हो जाएगी वरना। Yes. धन्यवाद, जय हिंद।